हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस के में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू नर्सिंग एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एवीजी एनालिसिस रिपोर्ट शो पीएच 7.20, PCO2 is 35 mmHg, SCO3 है 20 mmHg। तो दीज फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एवीजी एनालिसिस के बारे में पूछा गया है कि जो एवीजी एनालिसिस करते हैं क्या होता है। उसमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, जैसे पीएच है 7.20 है, ठीक है, PCO2 है 35 है और SCO3 है वो 20 है। ठीक है, तो हमें फाइंडिंग्स करना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवीजी एनालिसिस होता क्या है, एवीजी एनालिसिस हम करते क्यों हैं। तो जो एवीजी एनालिसिस है वो हम जो करते हैं वो हमारी जो ब्लड जो ये ऑक्सीजन जो होता है उसके सैचुरेशन को पता करने के लिए करते हैं। किसको पता करने के लिए करते हैं? O2 का सैचुरेशन पता करने के लिए हम जो एवीजी का एनालिसिस करते हैं। और जो एसिड बेस होता है, एसिड बेस जो होता है उसका पता करने के लिए क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका O2 सैचुरेशन का और दूसरा आपका एसिड बेस को पता करने के लिए हम एवीजी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जब भी हम एवीजी एनालिसिस करते हैं, जब हम पेशेंट का एवीजी एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले एवीजी सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, सैंपल का कलेक्शन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें कभी भी पेशेंट को सक्शनिंग नहीं करनी चाहिए। सक्शनिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर हम सक्शन करते हैं तो पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन की वजह से क्या हुआ कि जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो वैल्यू आएगी एवीजी एनालिसिस की, कैसी रह जाएगी, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, यानी प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो वैल्यू जो हम इंक्लूड करते हैं एवीजी एनालिसिस के अंदर, तो जब इसमें हम ब्लड की पीएच चेक करते हैं, ठीक है, और PCO2 चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा हम करते हैं आपका SCO3 एंड लास्ट जो करते हैं PO2 करते हैं। ठीक है, तो पीएच जो होता है नॉर्मल वो कितना होता है, सबको पता होगा, 7.35 से 7.45। ठीक है, ये आपका पीएच होता है ब्लड का। दूसरा PCO2 कितना होता है, जो नॉर्मल होती है इसकी 35 से आपका 45, इसकी जो है नॉर्मल MMHg जो है इसका नॉर्मल रेंज होती है। SCO3 जो होता है वो 22 से आपका 27 जो है इसका नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हम जो वैल्यू हैं ये नॉर्मल वैल्यू हैं आपकी पीएच की 7.35 7.45, PCO2 है 35 to 45, SCO2 है 22 to 27 MEQ। ठीक है, अब हम ये इन वैल्यू के बेस पर हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, तो इसका पता करने के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे पीएच हम या चेक करते हैं, ठीक है, अगर 7 से ये 7 है, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है, जैसे 8 हो गया, 9 10 और ये 11 हो गया। इधर की साइड में आपका 6 5 4 3 2
और ये हो गया आपकी 0 0 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब जो 7 से कम है, यानी 7 से जो कम है इधर की साइड में, जो माइनस कंडीशन में है 7 से कम है, वो तो होता है एसिडोसिस। वो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। ठीक है, और 7 से ऊपर है, यानी जो प्लस में है 7 से ऊपर है, वो क्या होगा? अल्केलाइन। क्या होगा? अल्केलाइन होगा। क्लियर? जो 7 से कम जो रेंज है उसको हम एसिडोसिस काउंट करते हैं, और जो 7 से अपर कंडीशन है उसको हम आपको एल्कोलोसिस में काउंट करते हैं। क्लियर? देखिए हमारी यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर जो SCO3 है, ठीक है, ये मेटाबॉलिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटाबॉलिक को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और जो यहाँ पर PCO2 है, ये रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर? तो जो SCO3 वो मेटाबॉलिक को रिप्रेजेंट करेगा, और PCO2 है रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, देखते हैं कि 7 pH कितना है? 7.2, उस 7.20 है। ठीक है, यानी नॉर्मल रेंज मैंने कितनी बताई थी कि 7.35 से 7.45 होता है, तो इसके मतलब कम है 35 से, तो ये क्या होगा? एसिडोसिस। क्या होगा? एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस होगा ये कंडीशन। तो नेक्स्ट है PCO2 इज 35 mmHg। अब जो PCO2 है वो कितनी है? नॉर्मल रेंज है। कैसी है? नॉर्मल रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट SCO3 20 mg है। SCO20 मैंने नॉर्मल कितना बताया था कि 22 27 होती है, तो ये इससे कम है 22 से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके एसिडोसिस। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एसिडोसिस। ठीक है, तो अब एसिडोसिस एसिडोसिस हो रहा है, और SCO3 हमारी SCO3 जो है रेंज कम है, उसका वैल्यू जो कम है, और SCO3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हमारा मेटाबॉलिक को। तो हमें इसमें ये देखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहाँ पर है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारा जो फर्स्ट है वही हमारा राइट आंसर इसका होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर? तो मेटाबॉलिक एल्कोसिस गलत है, मेटा रेस्पिरेटरी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रेंज है उनकी, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज एन एंडोट्रैकियल ट्यूब, यानी एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है, और उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है लगी हुई है। ठीक है, इन प्लेस एंड इज ऑन द वेंटिलेटर, और किस पर है? वो वेंटिलेटर है। हिज रिलेटिव्स कम्स रनिंग टू यू टेलिंग, उसके जो रिलेटिव्स जो हैं वो एक नर्स को बताने आए हैं कि दैट द पेशेंट हैज पुल्ड द ट्यूब आउट। पेशेंट ने क्या कर लिया है? जो एंडोट्रैकियल ट्यूब जो लगी हुई थी उसको क्या कर लिया? उसको क्या कर लिया है? पुल्ड आउट कर लिया है, यानी उसको खींच लिया है। जो एंडोट्रैकियल जो ट्यूब डली हुई थी उसको उसने खींच लिया है। ठीक है, ऑन ऑफ हिज माउथ। व्हाट वुड बी यू नेक्स्ट स्टेप? तो नर्स का उस जगह पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर पर है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है, उसने क्या किया है कि अपनी जो ट्यूब है उसको खींच लिया है। ठीक है, तो अब ये नर्स का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ये हमसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका अप्लाई फेस मास्क विद हाई फ्लो ऑक्सीजन, सिट द पेशेंट अप एंड कंसीडर चेस्ट फिजियोथेरेपी टू गेट द secretion out, reinsert the tube immediately under sedation, pull the tube out completely, bag and mask the patient and a spontaneous breathing effort। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंडोट्रैकियल जो ट्यूब होती है उसको हम नोज और माउथ के द्वारा ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एयरवे को पेटेंट करते हुए। ठीक है, तो जब एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है उस पेशेंट को हम इंसर्ट करते हैं जो पेशेंट अनेबल होता है किसके लिए? इनहेल करने, ऑक्सीजन को इनहेल करने के, यानी वो अपने आप से ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता है या ऑक्सीजनेशन नहीं कर पाता है, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं? एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर?
तो जब पेशेंट कभी भी ये हमें नर्सिंग केयर में ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई पेशेंट या किसी कारणवश पेशेंट से या किसी कारणवश जब भी एंडोट्रेकियल ट्यूब पुल आउट हो जाती है, उस कंडीशन में हमें कभी भी उस पर पेशेंट को क्या करना है, हमें उसको फेस मास्क में हाई फ्लो पे जो ऑक्सीजन तो देना है, ठीक है, और उसको कभी भी री इंसर्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? री इंसर्ट नहीं करना। री अगर हम दोबारा अपने आप से री इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो जो पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज होने के चांसेज हो सकते हैं, डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें उसको री इंसर्ट नहीं करना है, तो री इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, सिट द पेशेंट अप एंड कंसीडर चेस्ट फिजियोथेरेपी। उस कंडीशन में हम पेशेंट को हम कोई फिजियोथेरेपी नहीं देते हैं सिक्रेशन ऑफ करने के लिए, क्यों, और ना ही उसको हम पेशेंट को अप पोजीशन में बैठा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो बचता है कि पुल द ट्यूब आउट कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि अप्लाई फेस मास्क विद हाई फ्लो ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या किया गया है कि ऑक्सीजन के हाई फ्लो को दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देना है, क्लियर है, अच्छी बात है कि देना चाहिए। अगर उसका ऑक्सीजन नहीं जा रही है, एंडोट्रेकियल उसको निकाल दिया है, तो हमें यहाँ क्या करना है, ऑक्सीजन तो देना है, लेकिन जो एंडोट्रैकियल ट्यूब थी वो क्या हो गई, वो तो पुल्ड आउट हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है, यानी वो बाहर की तरफ निकल के आ गई है। अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो वो ले नहीं पाएगा, ठीक है, उसको और सफोकेशन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन ना दे करके सबसे उसमें क्या करेंगे कि पुल द ट्यूब आउट, हम पुल आउट जो ट्यूब है उसको कंप्लीटली क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे पहले तो, ठीक है, उसको सफोकेशन से प्रिवेंट करना है। और बैग एंड मास्क द पेशेंट, और पेशेंट को क्या करेंगे, बैग एंड मास्क जो भी है उसको कंप्लीटली बाहर निकाल देंगे, और पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग एफर्ट को यूज करने के लिए बोलेंगे। तो उससे बोलेंगे कि भाई जो डीप ब्रीथिंग करे और अपने आप से जो ब्रीथिंग एफर्ट है उसको यूज करे। उसके बाद हम उसमें दोबारा से वो जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जो एंडोट्रैकियल, ये तो हो गया आपका, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या जाता है, पुल द ट्यूब आउट कंप्लीटली। जब भी कभी पुल आउट होता है कोई भी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो पुल आउट होती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम उस को री इंसर्ट ना करके पहले उसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली बाहर निकालना है। बाहर निकाल करके पेशेंट को बोलेंगे कि भाई अब तू अपने आप से लेने की कोशिश कर, डीप ब्रीथिंग करना है। उसके बाद हमें उसको ट्यूब वगैरह जो है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, क्लियर। तो इसमें कुछ जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसके कुछ साइज हैं। हाँ, इसमें कफ प्रेशर जो होता है एंडोट्रैकियल जो ट्यूब का जो कफ प्रेशर होता है 20 से 25 mmHg होता है। कितना होता है? 20 से 25 mmHg जो होता है इसका कफ प्रेशर होता है, ठीक है। और एंडोट्रैकियल ट्यूब जो हम डाल दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है जहां पर हम पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पर वो फिक्स हो गई है, यानी वो अपने सही जगह पर पहुंच गई है, ठीक है। तो उसका जो कंफर्मेटरी जो प्लेसमेंट हम चेक करते हैं कि कंफर्म कहाँ किस चीज से करते हैं कि वो अपनी जगह पर सही है, तो कंफर्मेटरी जो प्लेसमेंट देखते हैं वो एक्सरे से देखते हैं। किससे देखते हैं? एक्सरे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब पेशेंट को डली हुई है, हमें किस प्रोसीजर के तहत हम उसको ये चेक करेंगे कि वो अपने राइट जगह पर है, ठीक है। तो वो एक्सरे के थ्रू हम इसको चेक करते हैं, क्लियर। और इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो साइज होता है, जैसे एडल्ट के अंदर जो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो साइज चेक यूज करते हैं वो 8 से 9.5 जो है हम mm का यूज करते हैं। 8 to 9.5 mm का हम यूज एडल्ट के अंदर करते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर जो हम करते हैं वो आपका 2.5 mm to 4 mm का हम यूज करते हैं, ठीक है। एडल्ट में तो करते हैं हम 8 to 9.5 और न्यूबॉर्न के अंदर करते हैं 2.5 to 4 mm जो ट्यूब है हम यूज करते हैं। और जो चिल्ड्रन होता है उनमें हम करते हैं 7 से 8 mm की ट्यूब का यूज करते हैं, क्लियर। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब आपका ये हो जाता है यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से
रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हु इज प्लान्ड फॉर ईसीटी इज गिवन। यहाँ पर ईसीटी के बारे में पूछा गया है। एक पेशेंट है और उसको ईसीटी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, ये प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईसीटी कौन से पेशेंट को दी जाती है। तो जो ईसीटी जो पेशेंट को दी जाती है वो जैसे मैनिया पेशेंट होते हैं, मैनिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, मैनिया में दिया जाता है। दूसरा आपका डिप्रेसिव पेशेंट जो होते हैं, सीवियर डिप्रेसिव जो होते हैं, उनको दिया जाता है। तीसरा, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको दिया जाता है। चौथा, सिजोफ्रेनिक पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो जो मोस्टली जो ईसीटी का यूज किया जाता है वो मैनिया और डिप्रेशन पेशेंट वालों को दिया जाता है, वो भी सीवियर डिप्रेशन, जो कि मरने के बारे में सोचते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, या वो कई बार कंडक्ट कर चुके होते हैं, मतलब मरने की कोशिश कर चुके होते हैं। उन पेशेंटों को ईसीटी जो है दी जाती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, और सिजोफ्रेनिया में भी दी जाती है। ठीक है, इसमें ईसीटी में जब ईसीटी देते हैं, ठीक है, तो ईसीटी के अंदर क्या होता है कि ईसीटी देने से पहले मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है इनमें कौन सा किया जाता है? सक्सेनाइल कोलाइन। ठीक है, ये सक्सेनाइल कोलाइन जो है मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने। जो ईसीटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ईसीटी का जो कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर कॉम्प्लिकेशन जो है ईसीटी का वो होता है आपका फ्रैक्चर। क्या है? फ्रैक्चर। ठीक है, तो जो फ्रैक्चर है उस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड किया जाता है? आपका सक्सेनाइल कोलाइन। कौन सा? सक्सेनाइल कोलाइन जो है, जो मसल्स रिलैक्सेंट है, जो पेशेंट को ईसीटी देने से देते हैं उसको फ्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए। इसका जो डोज है पेशेंट का, तो डोज जो होता है 0.3 ml से 0.5 ml जो है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। 0.3 से 0.5 ml सक्सेनाइल कोलाइन का जो है डोज देते हैं, और ये हम जो देते हैं वो आईवी देते हैं। कैसे देते हैं? आईवी देते हैं। ठीक है, राइट डाउन करते चलना अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आईवी देते हैं 0.3 टू 0.5 ml उसमें डोज देते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए, यानी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट ईसीटी। ईसीटी जो इंडिकेशंस हो मैंने बताया था कि कौन कौन से पेशेंट को दी जाती है, इंडिकेशंस के अंदर आ जाते हैं आपके। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसके? ईसीटी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जो पेशेंट है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उसमें हम पेशेंट को नहीं देते, प्रेग्नेंट वुमेन को ईसीटी हम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर किसी को आईसीपी इंक्रीज हो रखा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उस पेशेंट को हम नहीं देंगे। ग्लूकोमा वाले पेशेंट को हम जो है ईसीटी नहीं देते हैं। ठीक है, आपका किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो रखा है तो उस पेशेंट को हम ईसीटी नहीं देते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एमआई वाला पेशेंट है कोई, तो उस पेशेंट को हम ईसीटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको समझ में आ गए। फ्रैक्चर्स वाले पेशेंट में, प्रेग्नेंट वाले पेशेंट में, आईसीपी वाले पेशेंट में, ग्लूकोमा वाले पेशेंट में, एमआई वाले पेशेंट में हम ईसीटी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी बताया था कि ईसीटी में जो हम करते हैं उसमें मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं, तो ये आपका राइट आंसर जाता है। ठीक है, बाकी के कैसे हैं? गलत आंसर, क्योंकि फेनाटोइन जो है वो एपिलेप्सी में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? एपिलेप्सी में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा बार्बिटूरेट जो है वो भी एक एंजाइम
एक एंजाइटी को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन होती है, और डायजापाम भी एंजाइटी को रिड्यूस करने वाली एक आपकी मेडिसिन होती है। ठीक है, इसका ईसीटी में कोई यूज नहीं होता है, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? रॉन्ग। ठीक है, मसल सिलेक्शन ईसीटी के लिए परफेक्ट। हाँ, एक चीज और मुझे याद आ गई है, इसमें आपका ईसीटी में एक क्वेश्चन और बनता है, इसका करंट कितना यूज करते हैं? ईसीटी में करंट कितना यूज करते हैं? ठीक है, तो करंट जो करते हैं ईसीटी के अंदर वो 70 से 130 वोल्ट यूज करते हैं। कितना करते हैं? 70 से 130 वोल्ट यूज करते हैं, और जो एवरेज हम जो लेके चलते हैं वो आपका 110 वोल्ट होता है। कितना होता है? 110 वोल्ट जो है एवरेज होता है। बाकी का जो रेंज होती है वो 70 से 130 वोल्ट्स जो है हम इसमें ईसीटी के अंदर करंट का यूज करते हैं। और कितनी ड्यूरेशन के लिए करते हैं? 0.6 to 1 सेकेंड। 0.16 से लेकर के 1 सेकेंड तक हम जो है इसकी ड्यूरेशन में इस करंट को यूज करते हैं, और एवरेज जो है वो कितना है? 0.6। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ईसीटी के अंदर जो करंट यूज करते हैं वो 70 से 130 करते हैं, एवरेज 110 लेके चलते हैं, बाकी कितनी ड्यूरेशन के लिए करते हैं? 0.6 सेकेंड के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग लिथियम। एक पेशेंट है जो लिथियम कार्बोनेट का यूज कर रहा है, यानी उसको लिथियम कार्बोनेट चल रही है मैनिया पेशेंट के लिए। कौन से पेशेंट के लिए? मैनिया पेशेंट के लिए। While the client is taking this drug, जब वह पेशेंट इस ड्रग को लेता है तो इट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट द पेशेंट हैज एडिक्वेट इनटेक ऑफ। तो जब वो ये पेशेंट लेकर रहा है तो क्या एसेंशियल होगा, कौन पेशेंट के अंदर हम किस चीज को एंश्योर करेंगे, जो भी उस पेशेंट को क्या हमें चेक करना है कि वो प्रॉपर मात्रा में है या नहीं है। ठीक है, मैनिया वाला पेशेंट है, लिथियम कार्बोनेट चल रही है, तो हम पेशेंट के अंदर क्या चेक करेंगे? ठीक है, एडिक्वेट मात्रा में उस पेशेंट को क्या इनटेक करना चाहिए। ठीक है, ये हमें इसमें देखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा सोडियम, तीसरा आयरन, और चौथा है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम है चौथा। तो इसके अंदर जो लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट के अंदर क्या है? सबसे पहली बात, मैनिया क्या है? तो मैनिया आपको बता दूं, मैनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के जो कैरेक्टर होता है या पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं उसको, फ्लाइट ऑफ आइडिया। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडिया मीन्स मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, मैं वो हूँ, मैं प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें करता रहता है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडिया, ग्रेंडियोसिटी ऑफ आइडिया हो जाता है। ठीक है, ग्रेंडियोसिटी यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैनिया। अब मैनिया वाले पेशेंट को लिथियम चल रहा है, आपका क्या चल रहा है? लिथियम कार्बोनेट चल रहा है। तो सब लिथियम कार्बोनेट जो है उस पेशेंट को हमें क्या चेक करना है? ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट के बारे में बता देते हैं कि लिथियम कार्बोनेट होता क्या है। तो लिथियम कार्बोनेट जो है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, लिथियम कार्बोनेट की जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0.6 से 1.2 MEQ होते हैं पर लीटर होती है। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट की जो कि नॉर्मल रेंज होती है बॉडी के अंदर जब वो पेशेंट ले रहा है तो इतनी होनी चाहिए ब्लड के अंदर, 0.6 से 1.2 MEQ होनी चाहिए। अगर इस रेंज से पेशेंट के अंदर अगर 2 MEQ पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाती है, मोर देन हो जाती है, मोर देन 2 लीटर या 2 लीटर हो जाती है, तो वो टॉक्सिसिटी के अंदर उसको हम काउंट करते हैं। किसके अंदर काउंट करते हैं? टॉक्सिसिटी के अंदर काउंट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट चल रही है और उसका जो रेंज है 2 MEQ पर लीटर से मोर देन हो गया है, तो वो हम उसको बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जब टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्यों होती है टॉक्सिसिटी? क्योंकि टॉक्सिसिटी क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर क्या होती है? इकट्ठी होती रहती है। ठीक है,
जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। और टॉक्सिसिटी को पता करने के लिए उसके जो सिम्टम्स होते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रही है। अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमें तुरंत लिथियम कार्बोनेट को क्या है, स्टॉप करना है। क्या करना है, स्टॉप करना है। तो पता कैसे करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसको टॉक्सिसिटी हो रही है। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, ये तीन जो मैंने अभी बताए हैं आपको, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये जो सिम्टम्स हैं सबसे पहले अकर होंगे, और इनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कौन सी प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो सबसे पहले अकर होते हैं। अगर पेशेंट को लिथियम चल रही है, अगर उसको एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसको टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये इस कंडीशन के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रीमर। पेशेंट को क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रिमर होना, बॉडी के अंदर ट्रिमर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गए टॉक्सिसिटी के। एक बात और बताता हूँ, जो लिथियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है, 80% एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका पीसीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पीसीटी के द्वारा। लिथियम कार्बोनेट का 80% पीसीटी का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किडनी के द्वारा हो जाता है। क्लियर। अब इस टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि पेशेंट को अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उसको हमें एनकरेज करना है कि उसको फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक अमाउंट में लेना है। ठीक है, जिससे जो लिथियम टॉक्सिसिटी है उससे उसको प्रिवेंट कर सकें। दूसरा, लिथियम को हमेशा या तो फूड के साथ लेना चाहिए, खाना के साथ लेना चाहिए, विद फूड या आफ्टर फूड। ठीक है, या तो खाने खाने के साथ लेना चाहिए या उसके खाना खाने के बाद लेना हमें चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जो लिथियम जो है वो सोडियम क्या वो होता है, अगर हम उसको खाना खाने से पहले लेंगे या पहले लेते हैं तो क्या करते हैं, जीआई जो सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, इरिटेशन करती है। ठीक है, क्या करती है, इरिटेशन करती है जीआई ट्रैक्ट के अंदर। तो उस इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको फूड के साथ या खाना खाने के बाद हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अब जब ये लिथियम पेशेंट ले रहा है, उस पेशेंट में क्या होता है कि सोडियम की प्रॉपर मात्रा यूज करनी चाहिए। किसकी मात्रा, प्रॉपर मात्रा यूज करनी चाहिए, सोडियम की प्रॉपर मात्रा यूज करनी चाहिए, क्योंकि सोडियम की जो कमी है बॉडी में लिथियम रिटेंशन को बढ़ा देती है। क्या कर देती है, अगर सोडियम कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये लिथियम की जो लिथियम का जो रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, उस रिटेंशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा कि सोडियम को का लेवल जो है, एक जो नॉर्मल लेवल है 0.6, उससे क्या वो हाई हो जाता है और लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए हमें लिथियम कार्बोनेट वाले पेशेंट में हमेशा सोडियम का लेवल चेक करते रहना चाहिए। अगर सोडियम की मात्रा कम है, बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम है, तो उस पेशेंट को हमें सोडियम को उसके डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें चीज याद रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, हमें कौन से लिथियम कार्बोनेट है जो हम किस पेशेंट को हमें लिथियम नहीं देनी चाहिए। तो वो है आपका रीनल इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का रीनल इम्पेयरमेंट है, उस पेशेंट को हमें लिथियम नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, अगर रीनल इम्पेयरमेंट होगा तो जो सोडियम है वो क्या होगा, एक्सक्रिएट होगा, और वहां पर लिथियम का जो एब्सॉर्प्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा। कार्डियक प्रॉब्लम है तो हम उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन है, उस पेशेंट को हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर कि लिथियम किस किस को नहीं देना चाहिए, रीनल एम्पेयरमेंट, कार्डियक कोई डिसऑर्डर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इन पेशेंट को हमें लिथियम नहीं देना चाहिए। अब समझ में आ गया कि लिथियम वाले पेशेंट के साथ हमें क्या चेक करना चाहिए, सोडियम का लेवल, या क्या देना चाहिए, सोडियम। तो आपका राइट आंसर आपका सोडियम जाता है। ठीक है,
राइट आंसर क्या जाता है आपका सोडियम। हमें उसको अधिक से अधिक मतलब उसके डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्ब्लेम फॉर अंडर 5 क्लिनिक कंटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट। तो इसमें यहाँ पर जो अंडर 5 क्लिनिक का जो एम्ब्लेम है, ठीक है, स्लोगन जो है उसका अंडर 5 क्लिनिक का, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ उसमें कौन कौन सा होता है। जैसे ठीक है, इस तरह से एक स्लोगन होता है अंडर 5 क्लिनिक का। ठीक है, एक होता है इस तरह से। अब एलिमेंट्स बता देते हैं। सबसे ऊपर का जो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये आपका होता है हेल्थ एजुकेशन का। किसका होता है? हेल्थ एजुकेशन का। ठीक है, दूसरा जो बीच वाला है, ये जो बन रहा है, ये होता है आपका फैमिली प्लानिंग का। किसका होता है? फैमिली प्लानिंग का। क्लियर। लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सुनते रहना अच्छे से। फैमिली प्लानिंग का रहता है। ये जो बीच वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका फैमिली प्लानिंग का रहता है। तीसरा, ये जो कॉर्नर है, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है, ये आपका होता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन का होता है। ठीक है, राइट वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये होता है आपका इम्यूनाइजेशन। कौन सा होता है? इम्यूनाइजेशन। अब बचता है आपका ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला होता है केयर ऑफ इलनेस। केयर ऑफ इलनेस का होता है। तो काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर 5 एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसमें होता है आपका केयर ऑफ इलनेस, फैमिली प्लानिंग, एडिक्वेट न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है, केयर ऑफ इलनेस, एक इलनेस पेशेंट है उसकी केयर कैसी करनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन के बारे में जाता है कि बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन देना चाहिए, और इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि आपको कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो अंडर अब हमारे ऑप्शंस में जाइए। इम्यूनाइजेशन, राइट, इम्यूनाइजेशन हमारा पास इसमें है ही। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये भी राइट, इसमें भी हमारा एडिक्वेट न्यूट्रिशन है। तीसरा है प्रोटेक्ट द चाइल्ड चाइल्डहुड डिसऑर्डर। ठीक है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करना है, ये इसमें नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है। केयर ऑफ इलनेस आपका है, केयर ऑफ इलनेस आपका है, यानी 3 है, एक नहीं है, तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? प्रोटेक्ट द, सी जाएगा, प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड डिसऑर्डर। यानी इसमें अंडर 5 क्लिनिक के अंदर इसको हम यूज नहीं करते हैं, जबकि इम्यूनाइजेशन का यूज करते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन का यूज करते हैं और केयर ऑफ इलनेस का करते हैं। इनके अलावा क्या क्या करते हैं? आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, इसके अलावा हम करते हैं फैमिली प्लानिंग का और हेल्थ एजुकेशन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंडक्टिंग, सॉरी ये पेपर नहीं, पेप स्मीयर है। कंडक्टिंग पेप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स एक्स। पेप स्मीयर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं कैंसर, सर्विक्स कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। किस कौन से कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? सर्विक्स कैंसर को। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है कि जब किसी पेशेंट को, जब किसी सोसाइटी को या समाज को, जब हम किसी उनको बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, या कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, या किसी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में उसको एजुकेशन दी जाती है, तो वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। जैसे किसी इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना या उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, किसी ऑक्यूपेशनल उससे प्रिवेंट करना, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है टर्सरी प्रिवेंशन।
ठीक है। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि इसमें पेशेंट क्या हो, टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो डिजीज की कंडीशन होती है, एक पेशेंट तक इसको कोई बीमारी है और उस बीमारी जो है वो एक अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है। क्या हो गई है? लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट हो गई है। तो हमें उस टर्सरी प्रिवेंशन में क्या करना है कि उसको, उस पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेटेड हुई यानी वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई है, उसको हमें डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना है। ठीक है, डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना है कि भाई उसको बीमारी तो हो गई, बीमारी होने के साथ साथ उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है, बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज पे पहुंच भी गई है। तो हमें क्या करना है, उसको बस इतना करना है कि उसको भाई आप ज्यादा, उससे ज्यादा उसको कोई डिसेबिलिटी ना हो। ठीक है, उस डिसेबिलिटी से प्रिवेंट के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम टर्सरी प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन, सॉरी प्राइमरी प्रिवेंशन बता देते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है कि इसमें किसी भी डिजीज को, प्राइमरी डिजीज में क्या है कि डिजीज को कोई अवॉइड करने के लिए एक्टिविटी की जाती है, यानी कोई बीमारी ना हो, जैसे बीमारी ना हो उसको के लिए जो एक्ट की जाती है या जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जिसमें जैसे वैक्सीन, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना चल रहा है तो कोरोना में जो वैक्सीन, जब कोरोना आया था जब सबको हो गया, कोई वैक्सीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, ठीक है, लेकिन जिनको कोरोना नहीं हुआ है गवर्नमेंट ने क्या किया, वैक्सीन लगवाया रहा है, सबको वैक्सीन लगवाई जा रही है कि भाई उनको कोरोना ना हो। तो क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। कोई हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन जैसे कि कोरोना से उसके बचने के उपाय बताना, ठीक है, कैसे कैसे बचना है, क्या करना है इसके बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में बताना, क्या खाना चाहिए कोरोना वाले ठीक है, कोरोना मतलब प्रिवेंट होने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज क्या करनी चाहिए, जैसे योगा वगैरह, ये सब जो प्रिवेंट जो बताया जाता है, ये जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो सभी केस में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि इसके अंदर बीमारी तो हो जाती है, इसमें बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, लेकिन उस डिजीज को की प्रोग्रेस को कम करने के लिए, प्रोग्रेस को डिक्रीज करने के लिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं कि उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस ऐसा करने के लिए हम उसमें जो है एक्टिविटीज की जाती हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए एक ये इसी में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जैसे किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ सर्विक्स के अंदर, ठीक है, सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया यानी बीमारी हो गई, ठीक है, अब उसका पैप स्मीयर जो है टेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि फर्दर उसको जो इन्फेक्शन हुआ है ये पता करने के लिए उसको कि उसको कैंसर है या नहीं है, ठीक है, कि कैंसर है या नहीं है, इसलिए उसको इस पेप स्मीयर का एग्जामिनेशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि अगर होगा तो वहीं उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम उसको चेक नहीं करते हैं तो क्या होगा उसका कि वो जो इन्फेक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कैंसर के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर उसको वो क्या हो जाएगा, ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो किस में चेंज हो जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन में चला जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे कि उसको डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने उसको पहले ही क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू पता कर रहे हैं कि उसको कैंसर है या नहीं है। तो वो आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, यानी बीमारी तो है लेकिन बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड होने से प्रिवेंट करने के लिए या उसकी प्रोग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, जो एग्जामिनेशन किए जाते हैं, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे इसके अंदर आप इसके अंदर ये तो हो गया आपका कैंसर सर्विस का, जैसे हम करते हैं बीएसई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, ये भी आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए 30-year-old प्रेग्नेंट वुमेन इज डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक 30 साल की जो लेडी प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग शुड नॉट बी गिवन, और उसको हमें कौन सी जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है नहीं देनी है। ठीक है, तो नहीं देनी है। ट्यूबरकुलोसिस सबको पता ही है क्या है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस माइबैक्टीरियम एसिड फास्फेट से होने वाला एक वो है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है,
और आपका ये इसमें जो ड्रग्स दी जाती हैं, इसका जो टेस्ट, सबसे पहले जो टेस्ट दी जो ड्रग्स दी गई है INH, दूसरा रिफाम्पिसिन, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा है आपका एथाम्बुटोल। ये जितने भी ड्रग हैं इन सबके किसी ना कोई ना साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन का पूछा है कि उसको कौन सी ड्रग्स नहीं देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम INH। तो INH यानी आपको इसका जो दूसरा नाम है आइसोनाइज्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइसोनाइज्ड बोलते हैं। और INH का जो साइड इफेक्ट होता है वो आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। ठीक है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है INH का पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। और इसलिए अब पेरिफेरल न्यूराइटिस है। दूसरा है रिफाम्पिसिन। ठीक है, रिफाम्पिसिन जो है इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो आपका हेपेटोटॉक्सिक होता है। क्या होता है? हेपेटोटॉक्सिक होता है। हेपेटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक होता है। तो तीसरा है चौथा है आपका एथाम्बुटोल। और एथाम्बुटोल का होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए जो INH हुआ, रिफाम्पिसिन हुआ, जैसे INH का पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गया, रिफाम्पिसिन का आपका हेपेटिक टॉक्सिक हो गया, और आपका एथाम्बुटोल का ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया। ये सभी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन में को तो इफेक्ट करेंगे, लेकिन वो उसके बच्चे को कोई जो फीटस है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। अब इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है कि एड्स क्रेनियल नर्व को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। ये क्या कर देती है? एड्स क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। नर्व को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीटस है उसके अंदर जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये क्या करती है? उसके बच्चे पे भी फर्क पड़ना, मतलब इफेक्ट करती है, बच्चे को भी इफेक्ट करती है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेडिसिन है या ड्रग्स है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जो रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन जो है उसमें इस रिफाम्पिसिन जिस पेशेंट को रिफाम्पिसिन चल रही होती है उसमें यूरिन का कलर जो होता है रेड ऑरेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड ऑरेंज। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड ऑरेंज हो जाता है। और इसका याद करने का एक तरीका है, रिफाम्पिसिन R से स्टार्ट होता है और यानी R फॉर रेड। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड ऑरेंज किस कौन सी डिजीज की कौन सी ड्रग्स की वजह से होता है, तो यार सीधा सीधा है R फॉर रेड यानी रिफाम्पिसिन की वजह से यूरिन का कलर जो है रेड हो जाता है। और ये कैसी डिजीज है? बैक्टीरियासाइडल है। कैसी है? बैक्टीरियासाइडल है। ठीक है, और इसको जो हम देते हैं खाना खाने से 1 घंटा पहले देते हैं, बिफोर मील। बिफोर मील हम इसका यूज करते हैं आपका रिफाम्पिसिन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टपार्टम वुमेन शुड द पल्मोनरी एंटीसिपेट विल नीड RSD इम्यून ग्लोबुलिन रोगाम बिफोर डिस्चार्ज। यहाँ पर देखिए, मैं इस हमारी आज हमने सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो पोस्टपार्टम वुमेन है एक, ठीक है, डिलीवरी हुई है और उसको RSD इम्यूनोग्लोबुलिन यानी रोगाम की आवश्यकता है बिफोर डिस्चार्ज से पहले। उसको हम कौन से पेशेंट को हम ये देंगे जो रोगाम है वाले पोस्टपार्टम वुमेन में, किस डिस्चार्ज होने से पहले किसको रोगाम हम देंगे? ठीक है, देना चाहिए। देखिए RH जो रोगाम है, रोगाम जो है वो आपका RH जो जैसे ABO ब्लड ग्रुप होता है ऐसे ही RH जो है वो ब्लड होता है। और ये RH जो है वो रिसस जो मंकी था, रिसस एक मंकी था, रिसस मंकी, ठीक है, उसके से ये डिस्कवर किया था RH
सबसे पहले उस रिसस मंकी के अंदर पाया गया था, रिसस मंकी के अंदर पाया गया था। कब पाया गया था? 1940 के अंदर। कब पाया गया था? 1940 के अंदर रिसस मंकी के अंदर आरएस जो ब्लड है वो सबसे पहले उसके अंदर पाया गया था। ठीक है। और ये इसका जो इसको जो क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश किया, यानी सॉरी खोजा था, इसका जो डिस्कवर किया था आरएच का, ठीक है, वो आपका कार्ल लैंड स्टेनर ने किया था, लैंड स्टेनर ने, और आपका अलेक्जेंडर ने। ठीक है, इन दोनों ने किया था, आपका कार्ल लैंड स्टेनर, अलेक्जेंडर, और एक और है आपका वेवनियर। ठीक है, इन तीनों ने इसका जो है इसको डिस्कवर किया था आरएच को। नेक्स्ट इसके अंदर जो आर अब आता है आरएस नेगेटिव होता क्या है। देखिए सॉरी, आरएस जो है ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, ये क्या है कि यदि जैसे ये क्या होता है कि यदि वुमेन जो है, मदर जो है, अगर नेगेटिव है, कैसी है, आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और उसका जो बेबी है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, फीटस पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर, तो जब पता चलता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब डिलीवरी होती है तो जो प्लेसेंटा के यानी फीटस जो होता है उसके प्लेसेंटा के थ्रू कुछ एंटीजन आप कहाँ पहुंच जाते हैं, मदर के अंदर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? मदर के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर क्या क्रिएट कर लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो एंटीजन पहुंच गए। अब जो एंटीजन यहाँ पर मदर के अंदर पहुंचे हैं वो क्या करते हैं, मदर के एंटीबॉडीज के साथ मिलकर के वहां पर एंटीबॉडी क्रिएट कर लेते हैं, यानी अपनी एंटीबॉडी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? एंटीबॉडी बना लेते हैं। अब जब कुछ जो एंटीबॉडी यहाँ पर मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी क्या करती हैं कि वो अपनी एंटीबॉडी क्या है, वो कुछ एंटीबॉडी अपने बच्चे के अंदर भी पहुंच जाती हैं। क्या पहुंच जाती हैं? बच्चे के अंदर भी पहुंच जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई प्रोग्राम होती नहीं है। जब बेबी की जब वुमेन की जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी हो जाती है उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकंड अगर डिलीवरी प्रेगनेंसी होती है और सेकंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा जो है वो पॉजिटिव आता है, आरएच पॉजिटिव आता है और मदर आरएच नेगेटिव है, तो उस आरएच नेगेटिव मदर के अंदर पहले से क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है। और बेबी का जो फीटस है उसमें से फिर वहां पर जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उनका क्रॉस मैच होगा, और क्रॉस मैच होने की वजह से क्या होगा कि जो मदर की एंटीबॉडी है बेबी के अंदर चली जाती हैं, क्रॉस मैच होता है, और वो क्या करती हैं, आरबीसी को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। आरबीसी को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। और जब आरबीसी ब्रेक होती है तो क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। किसका लेवल इंक्रीज हो जाता है? बिलिरुबिन का। ठीक है, जब बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपका एरेथ्रोसाइटोसिस, एरेथ्रोसाइटोसिस फैटिलस हो जाता है। क्या हो जाता है? एरेथ्रोसाइटोलिस फैटिलस हो जाता है उसको। ठीक है, किस पेशेंट को एरेथ्रोसाइटोसिस हो जाता है कि यदि मदर नेगेटिव है और बेबी फीटस जो है पॉजिटिव है। ठीक है, उसकी एंटीबॉडी जब पेशेंट फीटस के अंदर चली जाती हैं तो वो आरबीसी को ब्रेक कर देती हैं, उसकी वजह से एरेथ्रोफैटिलस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आरएच पॉजिटिव है अगर जैसे हो पता चला तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रोगाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या? रोगाम का एंटीडोट लगाया जाता है या वैक्सीन लगाई जाती है रोगाम की, और ये विद इन 72 आवर कब लगाई जाती है? 72 घंटे के अंदर अंदर, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर जो है हमें रोगाम का यूज करते हैं। ठीक है, कितना लगाते हैं? 300 म्यूएम। ठीक है, कितनी यूनिट में लगाते हैं? 300। ठीक है, क्लियर। अगर किसी बेबी का मान के चलो किसी वुमेन का एबॉर्शन हुआ है, कितना क्या हुआ है? एबॉर्शन हुआ है। ठीक है, और एबॉर्शन कब हुआ है? बिफोर 12 वीक। अगर 12 वीक हुआ है बिफोर
तो उस वुमेन को हम 50 म्यूएम लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 50 म्यूएम लगाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि उस बेबी को जो हमें डिलीवरी हुई उसके बाद हमें जब पता चला है, ठीक है, तो ये पता चला कि उसको जो फीटस था उसको ये पॉजिटिव था, मदर नेगेटिव थी, तो उसको तो हम इस तरह से लगाते हैं कि एबॉर्शन में 50 लगा देंगे और डिलीवरी और अगर नॉर्मल बेबी था उसको हम उस मदर को कितना लगा देंगे? 300। ठीक है, इन केस डिलीवरी से पहले ही हमें पता चलता है कि फीटस का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में हम 28 वीक्स पे लगाते हैं। 28 वीक्स से लेकर के और एक लगाते हैं 34 वीक्स पे। ठीक है, 34 वीक्स पे एक लगाते हैं, 28 वीक्स पे, या फिर 20 पे नहीं लगाया तो 34 वीक्स तक हम लगा सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर ही यह पता चल जाता है कि जो फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। क्लियर? यहाँ पर ये हो गया। तो आप देखो क्वेश्चन में हमारा क्या क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है आपका तो नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा इसमें जो राइट आंसर जाता है वो सी जाता है। क्यों जाता है? कि इस किसको जरूरत पड़ेगी? RH इसकी प्रोग्राम की किसको जरूरत पड़ेगी? कि नेगेटिव प्रीमी ग्रेविडा है, ठीक है, हु डिलीवर इन RH पॉजिटिव, जिसने क्या डिलीवर किया है? RH पॉजिटिव। हमने क्या बताया था? अगर नेगेटिव है मदर और बच्चा पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव डिलीवर किया है, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डिलीवर किया है, तो उसको हमें RH वो जो रोगाम इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, हम उसको RH लगा देंगे विद इन 72 आवर। कितना लगाएंगे? 300 म्यूएम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज। इसमें पूछा है फेलियर टू यूट्रस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज, या जो यूट्रस है वो फेल हो जाता है, यानी अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा पाता है, अपने नॉर्मल साइज में वापस नहीं जा पाता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद जो यूट्रस होता है वो एक टाइम के अकॉर्डिंग अपना वापस जो प्रेगनेंसी से पहले जो उसका नॉर्मल साइज था उस नॉर्मल साइज में वो चला जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें है आपका इनवॉल्यूशन, दूसरा सब इनवॉल्यूशन, तीसरा है प्रोट्रूशन और तीसरा है रिट्रैक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल साइज में चले जाने वाली नॉर्मल कंडीशन क्या है? देखिए जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स या हम बोल सकते हैं 42 डेज। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं आपसे एग्जाम में आप याद हो सकता है 6 वीक्स भी आ जाए, या हो सकता है 42 वीक्स आ जाए, 2 डेज आ जाए, सॉरी। तो 6 वीक्स या 42 डेज के अंदर डिलीवरी के बाद यूट्रस जो है अपने नॉर्मल साइज में चला जाता है, वापस हो जाता है। कितने दिन में? 6 वीक्स या 42 डेज में नॉर्मल साइज में वापस चला जाता है। जब नॉर्मल साइज में वापस चला जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनवॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ तो फेल हो रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा प्रोट्रूशंस और प्रोट्रूशन क्या? किसी चीज का मतलब उबार हो जाना, यानी प्रोट्रूड हो जाना, किसी बॉडी ऑर्गन का प्रोट्रूज होना। ठीक है, तो यहाँ उससे तो कोई मतलब नहीं है। रिट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। सब इन्वोल्यूशन में होता है कि जो 6 वीक्स के अंदर अंदर, या आप बोल सकते हैं 40 डेज के अंदर, वो अपने जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा पाता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ गया ना कि जो यूट्रस है नॉर्मल कब हो जाता है? 6 वीक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है, यहां पर दिया है आपका COPD। ठीक है, COPD है, COPD का मतलब होता है आपका क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर है। ठीक है, अब उसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अब इसमें
क्या है कि कौन सा डिजीज है या कौन सी नहीं है। एक्सपेक्ट पूछा, एक्सपेक्ट माने मतलब छोड़कर, ठीक है, यानी एक्सपेक्ट वो नहीं होगा बाकी के सब होंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक नहीं होगा बाकी के सब होंगे। तो इसमें जो है आपको बता दूं, जो सीओपीडी होता है वो आपका 4 डिसऑर्डर से मिलकर बना होता है, यानी सीओपीडी के अंदर 4 डिसऑर्डर होते हैं। 4 कौन 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 से होते हैं? एक होता है आपका एम्फाइसेमा, इसी में बता देते हैं हम क्लियर। एम्फाइसेमा होता है पहला। दूसरा होता है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस। तीसरा होता है ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, और एक होता है जो आपका ब्रोंकियाटाइटिस, ब्रोंकियाटाइटिस, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, एम्फाइसेमा, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियाटाइटिस, ठीक है, क्लियर। तो क्या नहीं होता है? प्लूरल एफ्यूजन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी, प्लूरल एफ्यूजन इसमें नहीं होता है। एम्फाइसेमा क्या होता है भाई? एम्फाइसेमा होता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वेलाई। यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका? एल्वेलाई का। एल्वेलाई की वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाना एम्फाइसेमा कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो आपका बैरल शेप्ड चेस्ट होती है। क्या होता है? बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाती है उसमें एम्फाइसेमा के अंदर। ब्रोंकियल अस्थमा जो है एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, और इसका जो क्लासिकल साइन जो होता है वो आपका व्हीजिंग साउंड होता है। क्या होता है? व्हीजिंग साउंड। ये आपका क्लासिकल साउंड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका साउंड, और इसके अलावा व्हीजिंग साउंड के अलावा क्या होता है? जैसे कफ है, डिजनिया है, चेस्ट टाइटनेस है, ये सब ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर होते हैं। तो तीसरा है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, किसकी? ब्रोंकस की, ठीक है, ब्रोंकाई की। इसमें भी क्या होता है कि डिजनिया होगा, कफ होगा, म्यूकस का सिक्रेशंस होगा, ठीक है। और ब्रोंकियोटाइटिस में क्या होता है? ये भी एक क्या है? डायलेशन हो जाता है और डिस्टोर्शन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स का। इसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? डायलेशन हो जाएगा ब्रोंकियल्स का, ठीक है। इसमें भी वही कफ, डिजनिया, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सीओपीडी का मतलब समझ में आ गया कि इसके अंदर 4 जो है डिसऑर्डर को इंक्लूड किया जाता है, एम्फाइसेमा, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और आपका ब्रोंकियाटाइटिस, क्लियर। तो आज का हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। थैंक्स सभी को। और आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको जो हमारी अपकमिंग वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद आप सभी को।